बच्चों, आज हम पाठ 2 गीत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक ये इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता और संपन्नता फैली हुई थी। किंतु आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मतभेद, अशांति, ये सब चीज़ें फैल गई हैं। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत सारे अदृश्य हो गए हैं। शांति और प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो कुछ ऐसा व्यवहार, कुछ ऐसा संगीत रचेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द ऐसा वातावरण बनेगा। तो बच्चों, ये कहानी हम शुरू करते हैं। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क को भी बोझिल कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। पुराने जमाने की बात है, मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना, तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओह हाँ, सॉरी पापा, उसने कसमकस कर हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहा कहानी जारी रखते हुए कहा। यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-2 बरस पुरानी हो। अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, या इससे भी ज़्यादा। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ों के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था जिसमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते थे। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती थी। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर ढंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्नचित, मिलनसार और शांति प्रिय थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियां काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिशाली थे कुश्ती लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियां रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी, मोहनी मूरत और मोहनी सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख में चोली खेलती। लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती। कभी किसी के खलिहानों को अनाज से भर देती तो कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। दिन गुजरते रहे। समय का पंछी काले सफेद पंखों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की जमीनों पर भी नजर रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष खोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिल जुल कर रहते थे, मगर अब
उनकी हर चीज विभाजित होने लगी। खेत खलियान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को मिस कैद कर लिया। उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उजड़ गई। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। बस्ती वाले के ये बदले रंग ढंग देखकर वह परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है? ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं? मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती। उनके खेत खलियानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही भरी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया और वह वहां से चली गई। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ, मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए। उन्हें कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करें। पहले तो उन्होंने उन्हें अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं मिली। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिलजुल कर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी होती गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश, ये सब रोज का नियम बन गया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है कि इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियों बल्लम और तलवारों की मुठों पर मजबूती से कसी हुई थी। एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार हो गए थे वे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो। कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरकर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मुठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियां तनिक ढीली हुई। वह गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलने लगी और इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज की प्रतिध्वनि में गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे और सुनते रहे, यहां तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गए। मोरपंख से बना हुआ जो चंवर रहता है उसको मोरछल कहते हैं। गीत के बोल उनके कानों में रस घुलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हो, जैसे वह एक ही माँ के जाए हो। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पूछते हुए एक दूसरे के गले लग गए।
जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा। वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी जंगल जंगल आवाज़ें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा हाजिर जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और गीत को दोहराने लगते हैं, उसी गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सबके भी दिन फेरे। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ मैंने कहा था तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। तुम बड़े अच्छे हो, अब सो जाओ। मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई। मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पापा वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने को मजबूर हो गए? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा, यह कहानी झूठी है। कहानियां अक्सर काल्पनिक ही होती है। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो? उसने बड़ी हैरानी से पूछा, वह कैसे? बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। बोला, सच पापा, एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्द ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा? बच्चों, यहाँ यह कहानी खत्म हुई। इसका सार यही है कि आज हमें ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें सुख, शांति और सौहार्द हो। ऐसा व्यवहार एक दूसरे से बनाना है जिसमें सारा जो माहौल है पूरे देश का, वो बहुत ही प्रेम पूर्वक हो। सारे लोग एक दूसरे से भाईचारे से रहें, कोई किसी से न लड़े, न झगड़े, न किसी प्रकार का द्वेष हो, जिस तरह इस कहानी में था। तो उस गीत की, उस व्यवहार की, उन बातों की रचना हमें ही करनी है, आपको ही करनी है, ताकि ये समाज आज जिन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो परिस्थितियां समाप्त हो और एक सुंदर और एक सोबर समाज की स्थापना हो। धन्यवाद।